गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर पावर शेयरिंग में कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हमने डिस्कस करने के लिए हमने दो केस स्टडी किया। एक बेल्जियम के बारे में जाना, बेल्जियम की सिचुएशन के बारे में जाना, और दूसरा श्रीलंका के बारे में, ठीक ना। और दोनों जगह की कंडीशन को हमने पढ़ा और समझा कि दोनों जगह की कंडीशन लगभग लिंग्विस्टिक बेस पे थी, लेकिन दोनों देशों ने जब वहां पे कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई, जब वहां पे जो माइनॉरिटीज थे उनको ये महसूस हुआ, ठीक ना, कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक ना, हमारे राइट्स हमें प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, तो वहां के माइनॉरिटीज ने मेजोरिटी के खिलाफ जो है आप कह सकते हो कि वहां पे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, ठीक ना। तो बेल्जियम ने हमने देखा कि बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का रास्ता अपनाया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो माइनॉरिटीज थे उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए। हमने देखा सेंट्रल लेवल के जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे या स्टेट लेवल की कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, यहाँ तक कि लोकल गवर्नमेंट तक की गवर्नमेंट फॉर्म की गई, यानी कि पावर को उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे शेयर कर दिया। तो जो कंफ्लिक्ट होने के चांसेस थे या कंफ्लिक्ट होने की सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो वहां पे पूरी तरह से खत्म हो गई और वो एक अखंड देश के रूप में अभी भी स्थापित है, ठीक ना। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका ने 1948 में आजादी मिलने के बाद मेजोरिटीज बहुसंख्यकवाद का रास्ता अपनाया, ठीक ना। और वहां पे आपने देखा कि उस रास्ते के अपनाने की वजह से वहां पे जैसे आपने देखा सिंहाला को सारे राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए, गवर्नमेंट उनको फॉर्म उन्होंने किया, सरकारी नौकरियों में उनको रिजर्वेशन दे दी गई, उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी। तमिल सिंहाला लैंग्वेज को वहां पर जबरदस्ती जो है वहां का नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, ठीक ना। तो और इन सारी सिचुएशन से क्या हुआ, वहां पे तमिल्स ने अपने अधिकार मांगने शुरू किए। जब अधिकार नहीं मिलने शुरू हुए तो 1984 के बाद वहां पे सिविल वॉर हो गया और ये सिविल वॉर लंबे समय तक हुआ, जिसकी वजह से श्रीलंका को इकोनॉमिकली, सोशली और ये बायोलॉजिकली किसी भी तरह से हर तरह से उसको नुकसान उठाना पड़ा। देखा लगभग 70,000 से ज्यादा वहां पे आर्म पर्सनल मारे गए, ठीक है, दोनों तरफ से, ठीक है। तो कहीं ना और लंबे समय कहा जाता है कि दुनिया का शायद सबसे बड़ा गृह युद्ध, ठीक है, लगभग 20-25 साल तो जो चला। तो हमने देखा कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह से पावर शेयरिंग करके हम समाज में, खासकर वैसे समाज जहाँ पे मल्टी कल्चर सोसाइटी रहती है वहां पे और चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे इंडिया में लिंग्विस्टिक बेस पे, भाषाई आधार पे, रीजन बेस्ड पे, कास्ट बेस्ड पे, ठीक ना, कल्चरल बेस्ड पे, रीजन बेस्ड पे, इतनी सारी डिस्क्रिमिनिटीज है कि अगर उनको पावर शेयरिंग ना किया जाए तो शायद और भी ज्यादा कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। जबकि हमने देखा कि बेल्जियम में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे क्योंकि सारे के सारे बेल्जियम में क्रिश्चियन कंट्री है, वहां पे क्रिश्चियन थे, वहां पे भाषा के आधार पर जर्मन, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के हिसाब से वहां पे थे, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं जो है अब सवाल ये उठता है, उसी से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और बात करेंगे कि व्हाई द शेयरिंग ऑफ पावर इज डिजरेबल, व्हाई द शेयरिंग ऑफ पावर इज डिजरेबल, क्यों जरूरी है, ठीक ना। तो पहला है टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स। समाज में कन्फ्लिक्ट मतलब क्योंकि इंसान जो है एक मशीन नहीं है, विचारों का, हर इंसान के विचार जो है एक जैसे नहीं होते हैं, और चूंकि समाज में लोग रह रहे हैं तो भाषाई आधार पे, जियोग्राफिकल बाउंड्री के हिसाब से यानी अलग अलग लोगों की जगह पर रहने वाले लोगों की अलग अलग नीड हो सकती है, जरूरतें हो सकती हैं, ठीक ना। तो अगर हम पावर को शेयर कर दें, पावर को शेयर करने का मतलब उनको भी अधिकार दें कि वो अपनी आवाज को उठा सके, अपनी डिमांड रख सके और उनको भी ये महसूस हो कि हमारी सरकार हमारी बात सुन रही है, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि आपने पावर शेयर किया, पावर दिया, राइट प्रोवाइड किया उनको कि वो भी अपनी आवाज उठा सके, अपनी बात कर सके, उनको अपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की। तो ये सारी जब चीजें आप करते हैं, पावर को शेयर करते हैं, तो कंफ्लिक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया इतना बड़ा देश, ठीक ना, दुनिया का, ठीक ना, 5वां सबसे बड़ा देश, जो जियोग्राफिकल सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक ना, सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल आप कह सकते हो कंट्री है, जहां पे इतने सारे आप डिस्क्रिमिनेटीज देखने को मिलेंगे, ठीक ना, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, ठीक ना, अलग अलग आप, ठीक ना, इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ तक रंग रूप में भी विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। फिर भी हम एक साथ हैं। आजादी के बाद हमारे यहाँ कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, छोटे मोटे लोगों ने अपनी आवाज, आंदोलन जरूर होता है, ठीक ना, मूवमेंट जरूर लॉन्च होते हैं अधिकार के लिए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मूवमेंट होते हैं, अपने अधिकार को दे दिए जाते हैं और चले जाते हैं, ठीक ना। कभी सिविल वॉर की कंडीशन नहीं आया क्योंकि पावर शेयर किया गया। यहाँ पे हमारे
हम आगे भी डिस्कस करेंगे किस तरह से पावर शेयर किया जाता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवल पर, यानी गवर्नमेंट लेवल पे और साथ ही साथ जो है आपके एग्जीक्यूटिव लेवल पे हम आगे डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या करता है, पहले पावर शेयर क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कंफ्लिक्ट, जो समाज में कंफ्लिक्ट होते हैं उनको ये खत्म करता है। जैसे हमने बेल्जियम में देखा, पावर शेयरिंग किया गया, वहां का कंफ्लिक्ट खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना, सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन दिस, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल। लोगों की सरकार, लोग खुद अपने ऊपर शासन करते हैं। यहाँ कोई राजा नहीं होता, कोई किसी को बैठा नहीं देता जबरदस्ती, बल्कि हम अपना राजा, हम अपना नेता खुद चुनते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन दिए गए डेमोक्रेसी के बारे में, लेकिन जो अब्राहम लिंकन, ठीक है ना, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका को, उन्होंने दिया कि डेमोक्रेसी इज द प्रोसेस ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ठीक है ना, यानी ऐसी सरकार जो लोगों की हो, लोगों के द्वारा चुनी जाए, और जब चुनी जाए तो लोगों के लिए काम करे, उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी जो है, ये क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग है, डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, लोगों का अधिकार है, तो लोगों को ये अधिकार है को सरकार चुने, लोगों का ये अधिकार है कि लोग अपने लिए नियम कानून बनाए, यानी कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उस बनाए, और सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों के लिए काम करे। और अगर सरकार उनके हिसाब से काम नहीं करती लोग, तो लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो सरकार को बदल सकते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे जो इलेक्शन होते हैं, अगर कोई सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खड़ी नहीं उतरती है, तो हम क्या करते हैं, वोट के माध्यम से उनको हटा देते हैं। तो ये अधिकार दिए गए, ये पावर दिया गया, पावर को शेयर किया गया है, और ना केवल एक लेवल तक, सेंट्रल लेवल तक, बल्कि कई लेवल तक गवर्नमेंट है। हमारी अपने गांव की अपनी गवर्नमेंट है, जिसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक ना, स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है और सेंट्रल की अपनी गवर्नमेंट है। तो पावर क्या है, पावर अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ताकि हमें भी लगे हम अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से सॉल्व कर सके। इस पावर शेयरिंग की वजह से कंफ्लिक्ट जो है खत्म हुआ। तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही है पावर शेयरिंग। अगर पावर ऑफ शेयरिंग नहीं करते तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब देखिए, इस स्पिरिट जो डेमोक्रेसी के जो प्रोसेस रीजन है, उसमें दो रीजन आते हैं। एक आता है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा आता है आपका मोरल रीजन। पहला है आपका प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मोरल रीजन। यानी कि जो अधिकार दिए गए हैं, जो पावर दिए गए हैं, वो दो तरह से दिए गए हैं। एक तो ऐसे पावर दिए गए हैं जिसमें यह ध्यान दिया गया है कि किसी का नुकसान ना हो, किसी का ज्यादा फायदा ना हो। यानी कोई ऐसा नियम नहीं बनाया गया है कि किसी एक पक्ष को, किसी समाज में रहने वाले किसी एक धर्म को, जाति को, भाषा वाले को या किसी एक क्षेत्र को ज्यादा फायदा हो जाए या कम। यानी कि जब कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि गेन एंड लॉस का दिमाग में रहता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है ना। दूसरा है मोरल रीजन। ठीक है, मोरल रीजन का मतलब हो गया कि नैतिकता क्या था। इसमें आप कह सकते हो कि इसमें लॉस और फायदे की बात नहीं देखी जाती है, बल्कि ये देखा जाता है कि नैतिकता क्या कहती है, ठीक है ना। नैतिकता मानवता के आधार पर जो कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हो राइट टू रिलीजन, धर्म को, बहुत सारे देश जो है राइट टू रिलीजन नहीं देते हैं। आप इस्लामिक कंट्री में चले जाएंगे, वहां पर आपको इस्लाम फॉलो ही करना है, लेकिन हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर राइट टू रिलीजन दिया गया है, आपको अपने हिसाब से अपने धर्म को बदलने का और धर्म को पालन करने का अधिकार दिया गया। ये मोरल रीजन, इसमें कोई नुकसान और फायदे नहीं है, ठीक है ना। इसमें फायदा नुकसान नहीं देखा गया है कि हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। ऐसा ना हो कि हम हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र में कन्वर्ट हो जाए, या बौद्ध हमारे यहाँ ज्यादा हो जाए, या जैनी ज्यादा हो जाए, या क्रिश्चियन। नहीं, हमने इस चीजों का गेन एंड लॉस में नहीं किया है, बल्कि मानवता ये कहती है, ह्यूमैनिटी ये कहती है कि हमें इंसान को उसके वो अधिकार देने चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी को आराम से गुजार सके, ठीक है। तो ये दो बेस पे एक प्रूडेंशियल रीजन हो गया जो गेन एंड लॉस, पहले कहता है बेस्ड ऑन द केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस। ऐसा रीजन, ऐसे अधिकार जो लोगों को, समाज में रहने वाले लोगों को क्या गेन एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के बेस पे दिए जाते, उसको हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। जबकि उसी के अगेंस्ट में क्या है मोरल रीजन, बेस्ड ऑन द मोरल कंसिडरेशन, मानवता नैतिकता के आधार पर जो है निर्णय लिए जाते हैं, अधिकार दिए गए हैं आपको, ठीक है। अगला है रिड्यूस द कंफ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। इससे क्या होता है, जब प्रूडेंशियल रीजन देते हैं जैसे, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है सोसाइटी में जो प्रूडेंशियल रीजन क्या है, हमने ऐसा अधिकार दिया, जैसे हमने रिजर्वेशन दे रखा है। बहुत सारे लोग रिजर्वेशन की खिलाफत करते होंगे या करते भी हैं, लेकिन रिजर्वेशन, हाँ, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका गलत हो सकता है।
अधिकार कोई भी राइट दिए गए हैं वो गलत नहीं होते हैं। आपने सरकार ने उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, आप उस तरह किस नजरिए से देखते हो, ये अलग मायने है, ठीक है। तो आपको रिजर्वेशन का अधिकार दिया गया। अब रिजर्वेशन में क्या क्या, जो माइनॉरिटीज हैं, जो पिछड़े हैं, ठीक ना, जो अल्पसंख्यक है, जो पिछड़े हुए हैं, जो बहुत सदियों से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, चाहे रीजन बेस्ड हो, चाहे रीजन बेस्ड हो, किसी बेस्ड हो, उनको कुछ अधिकार दिए गए ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके। तो ये क्या है, गेन एंड लॉस। अगर उनको वो अधिकार नहीं दिया तो उनका नुकसान होता और एक पक्ष का फायदा होता। एक पक्ष जो पहले से ऊपर बैठा हुआ है, हमने क्या किया, इसका नुकसान हो रहा है तो उसको हमने ये नहीं देखा कि इसको नुकसान हो रहा है तो हमने तो इसको फायदा हो जाए, बल्कि हमने भी इसको अपलिफ्ट करने की कोशिश की है ताकि यह आदमी भी इसके बराबर आ सके, ठीक ना। तो इसको कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन, ठीक ना। और इससे क्या होता है कि सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, जो कंफ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जबकि मोरल क्या है, बेस्ड स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, जो हमने डिस्कस किया कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी ये इसी में बेस है। नैतिकता के आधार पर डेमोक्रेसी चलती है। जहां नैतिकता नहीं होती, मोरालिटी नहीं होती, वहां डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला है रिजर्वेशन। अब इससे एग्जांपल में देखेंगे प्रूडेंशियल रीजन में, जो हमने अभी डिस्कस किया, रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज एंड वुमेन। औरतों को रिजर्वेशन दिया गया है। आप देखोगे जो लोकल गवर्नमेंट फॉर्म होती है गांव लेवल पे या शहर लेवल पे, वहां पे 1/3 जो है सीट जो है रिजर्व होती है वुमेन्स के लिए। हालांकि यह स्टेट लेवल पे, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पर अभी ऐसा रिजर्वेशन वुमेन्स को नहीं दिया गया, लेकिन लोकल गवर्नमेंट में औरतों को 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वुमेन्स का भी अपलिफ्टमेंट हो, उनको भी ऊपर आने का मौका मिले, वो भी समाज में भागीदारी शो करें ना, मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सके, इसके लिए हमने उनके लिए रिजर्वेशन किया। जो कि हमें ये भी चाहिए, सरकारें बिल, आप जानते हो कि पिछले कई दशकों से बिल जो है आपके संसद में पड़ा हुआ है, वुमेन रिजर्वेशन बिल, वो पास नहीं हो रहा, उसके कई सारे रीजन है, ठीक ना। लेकिन कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे जो प्रोवाइड किया गया है ये रिजर्वेशन का सिस्टम, ठीक ना, वुमेन्स के लिए पॉलिटिक्स में, आप कह सकते हो कि पॉलिटिक्स में, और साथ ही साथ ना केवल पॉलिटिक्स में, बल्कि आप देखोगे कि जो सरकारी वैकेंसीज आती है उनमें भी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए रिजर्व सीटें होती हैं। उसके माइनॉरिटीज के लिए भी होती हैं, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे आपके जॉब्स हो, या फिर आप कह सकते हो कि चाहे आप रिप्रेजेंटेशन हो, हर जगह पे उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है ताकि समाज में जो नीचे के लोग हैं उनको भी ऊपर लाया जा सके। तो कुछ एग्जांपल्स हैं प्रूडेंशियल रीजन के। अब मोरल रीजन में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया गया है, ये मोरल रीजन है। ये नैतिकता है कि भाई आप गांव में रह रहे हो, आपकी अपनी एक सरकार होनी चाहिए, हम अपना खुद मुखिया चुनते हैं, शहर में होते हैं तो अपना चेयरमैन चुनते हैं, बड़े शहरों में होते हैं तो मेयर चुनते हैं, हम अपनी सरकार खुद चलाते हैं, नगर पालिका चलाती है बड़े शहरों में, ठीक ना, गाँव में मुखिया चलाता है, ठीक ना, ब्लॉक लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं ये मोरल रीजन है कि पावर को शेयर कर दिया जाए, इसमें प्रॉफिट लॉस की बात नहीं लिखी जाती है। तो ये मोरल रीजन है प्रूडेंशियल, जो कि स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, ये दो रीजन की वजह से आपको पावर प्रोवाइड किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है, और इन पावर शेयरिंग की वजह से जो हम जैसा जानते हैं कि कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्लियर। तो आज की टॉपिक में, आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे मेजर फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। पावर कैसे शेयर किया जाता है, किस लेवल पे शेयर किया जाता है, कौन कहां शेयर किया जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि पावर शेयरिंग याद रखिएगा केवल डेमोक्रेटिक कंट्री में ही पॉसिबल होती है। मोनार्की सिस्टम में या डिक्टेटरशिप में पावर शेयर नहीं किया था, बल्कि पावर एक जगह पे होता, अपने डिस्कस करते हैं, तो एक ग्रुप में होगा मोनार्की सिस्टम में, या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन के पास होगा, तो वहां पावर शेयरिंग कोई बात नहीं है। पावर शेयरिंग कहां होगी, केवल डेमोक्रेटिक सिस्टम में होगा। तो हम कल फॉर्म करेंगे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में पावर को मेजर फॉर्म्स किया है, कहां पावर को शेयर किया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल शायद आपके इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, कल हम इसको खत्म करेंगे। कल हो जाएगा आपका 13 मई हो जाएगा, फिर 14 के दिन हो सकता है अगर मैं कल खत्म कर पाऊं इस चैप्टर को, तो 14 को मैं आपको ओवरऑल डिस्कस कर लूंगा, 3 जो चैप्टर खत्म हो गए, और 15 को मैं आपको हॉलीडे होमवर्क प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है आप इन चीजों का देखते रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और प्लीज नोट्स बनाते रहें, ठीक ना, क्योंकि आपके इंटरनल मार्क्स उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक ना। स्कूल तो आज ना कल खुलेंगे ही खुलेंगे, इसको याद रखिएगा। और जैसा कि जानते हो हो सकता है इस बार
इंटरनल मार्क्स की ज्यादा अहमियत हो। ठीक है, तो टिल देन कॉपी कंप्लीट करते रहें, घर से बाहर ना निकले। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।